बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है और इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और लास्ट टॉपिक में हमने क्या चीज़ देखना होगा, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स किस तरह से होता है इन द प्लांट बॉडी। इस टॉपिक में हमने मेनली क्या फोकस करना है कि सबसे पहले तो हमने फ्लोएम टिश्यू के बारे में देखना है कि फ्लोएम टिश्यू किस किस्म की टिश्यूज़ हैं, उसकी एनाटॉमी हमने डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद हमने उसका पाथवे देखना है और इसमें साथ साथ एनालिसिस करेंगे कि किस किस्म का सैप ट्रांसलोकेट होता है थ्रू फ्लोएम ट्यूब्स। और फिर उसके लास्ट में हमने क्या देखना है, मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है किस चीज़ की, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ये हमारा आज का मेजर टॉपिक है। आपको मालूम हो कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आप आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मेनली आपको मालूम है क्या होता है, सुक्रोज होता है इसमें। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टेड किसके ज़रिए होते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड किसके थ्रू होंगे, बाय फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए होते हैं। किसके ज़रिए होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए होते हैं। तो हमने सबसे पहले किसको डिस्कस करना होगा स्टूडेंट्स, इसी फ्लोएम टिश्यू को सबसे पहले हम लेते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है। याद रखिएगा कि फ्लोएम टिश्यू जो है किस किस्म के टिश्यू कैटेगराइज में आते हैं, सिंपल टिश्यू में आते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। यस, दे आर बेसिकली व्हाट दे आर, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपको मालूम हो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं। इसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बारे में बताना होगा कि इसमें किस किस्म के सेल्स शामिल होते हैं। इसमें आप डिस्कस करोगे, सबसे पहले आएगा इसमें सीव ट्यूब के बारे में हमें बताना होगा कि सीव ट्यूब एलिमेंट, जिसको आप सिर्फ सीव एलिमेंट भी कह सकते हैं, सीव एलिमेंट का नाम भी दे सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसमें जो दूसरे सेल्स आएंगे, कंपेनियन सेल्स आ जाएंगे। फिर इसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। फिर इसी तरह से इसमें कुछ और भी सेल्स होते हैं। इनके साथ साथ आपको उनके बारे में कुछ केसेस में आप कह सकते हो, इन सम केसेस, कुछ केसेस में और भी तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर फाइबर्स, ये फाइबर सेल्स होते हैं, फाइबर सेल्स। और इसी तरह से स्क्लेरिड्स, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं जो कि कुछ केसेस में पाए जाते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट, जिसको सीव एलिमेंट का नाम भी देते हैं, सीव ट्यूब सेल का भी नाम देते हैं, कंपेनियन सेल आ जाता है, पैरेन्काइमा सेल आ जाते हैं, और कुछ केसेस में फाइबर्स और स्क्लेरिड्स आते हैं। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम दिया जाता है। जहाँ तक इसकी लोकेशन का ताल्लुक है, फ्लोएम टिश्यूज़ की लोकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वेयर दे आर सिचुएटेड। याद रखिएगा कि इनकी जो लोकेशन है फ्लोएम टिश्यूज़ की कहाँ पर होती है, ये आपको प्रेजेंट आउटसाइड
present outside both primary and secondary vascular tissues. vascular tissues ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू। ख़ास तौर पर किस रेफरेंस से प्राइमरी सेकेंडरी वास्कुलर प्राइमरी तो हमें पता है कि होते इनिशियली, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू से मुराद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की बात की जाती है। वास्कुलर टिश्यू बेसिकली क्या है, वास्कुलर बंडल है, तो लिहाजा ये स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं किसके साथ, विद सेकेंडरी ग्रोथ, विद सेकेंडरी ग्रोथ के हवाले से हम बात करेंगे तो फिर हमें पता चलता है। इसी तरह से एक और अहम चीज़ स्टूडेंट ये फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में मालूम हो कि दे आर पार्ट ऑफ इनर बार्क, दे आर पार्ट ऑफ इनर बार्क। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा कि आउटर बार्क होती है और इनर बार्क होती, तो फ्लोएम टिश्यूज़ आर बेसिकली पार्ट ऑफ द इनर बार्क। तो इस तरह ये लोकेशन क्लियर हो, प्रेजेंट आउटसाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू विद सेकेंडरी ग्रोथ और दे आर पार्ट ऑफ इनर बार्क। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे इसके जो डिफरेंट सेल्स हैं, इनकी जो भी एनाटॉमी है उसको हमें देखना है और इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली भी आपको शो करूंगा कि इसमें डायग्रामेटिकली हम किस तरह से इनको शो कर सकते हैं और साथ साथ इनका हमने रोल भी बताना होगा कि इसका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे सीव ट्यूब्स की बात करेंगे। सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, इसको सीव ट्यूब एलिमेंट का नाम भी दे सकते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली लॉन्ग ट्यूब लाइक, इसीलिए तो सीव ट्यूब कह रहे हैं। लॉन्ग क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब लाइक क्या है ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी, जो कि आप कह सकते हो कि क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, जो कि ट्रांसलोकेट किस चीज़ को, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में आपको पता हो मेनली क्या होगा, सक्रोज होगा। इनको ये क्या करते, ट्रांसलोकेट करते हैं और कहाँ पे, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग ट्यूब्स हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन किस चीज़ की, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, मेनली क्या होगा, सुक्रोज, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी इसकी क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन करते हैं। अब इसमें ये जो ट्यूब्स होती हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो ट्यूब्स हैं, दीज ट्यूब्स आर फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ एंड टू एंड, व्हाट, फ्यूजन ऑफ, बाय द फ्यूजन ऑफ सेल्स। एंड टू एंड क्या होते हैं, इसके सेल्स होते हैं, फ्यूजन ऑफ एंड टू एंड सेल्स होते हैं। इनके फ्यूजन के रिजल्ट के तौर पर क्या होता है कि ये सीव ट्यूब्स बन जाती हैं। तो इनको फिर आप क्या कहते हो कि ये जो फ्यूजन ऑफ सेल्स होते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये सेल्स के बारे में अभी हमने बताया था, इनको आप सीव ट्यूब एलिमेंट्स का नाम भी देते हो। देयर आल्सो कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इनको सीव ट्यूब एलिमेंट्स का नाम भी देते हैं। अब देखें कि जो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, किस किस्म के ये सेल्स होते हैं, याद रखिएगा कि ये बेसिकली क्या होते हैं, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं। दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स होते हैं ये, और साथ साथ याद रखिएगा कि इनमें क्या होता है, दे आर विदाउट
न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं। वो उसकी रीज़न हमने बतानी है कि विदाउट न्यूक्लियस जिंदा कैसे रहते हैं। सबसे पहली बात आपको पता हो कि दे आर विदाउट न्यूक्लियस, यानी जब ये मैच्योरेशन की तरफ जा रहे होते हैं सेल, इनिशियली याद रखिएगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं तो इनका न्यूक्लियस क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है। सेम उसी तरह से जिस तरह आप किस में स्टडी करते हो, एरिथ्रोसाइट्स में, आरबीसीज में क्या होता है कि इनिशियली जब ये बनते हैं तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ब्लड में एंटर होने से पहले क्या होगा, उसमें न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है। सेम इसी तरह इनमें भी मैच्योरेशन के दौरान इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिजेनरेट कर जाता है। तो आप देखिए कि इसमें जो ख़ास तौर पर हमने बात करना है, जो सीव का वर्ड बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसका सीव एरिया या जिसको सीव प्लेट कहते हैं वो क्या होता है, सीव एरिया या जिसको हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट, ये क्या होता है। इसमें देखिए पोर्शन है सेल वॉल का बेसिकली ये, जिसमें पोर्स पाए जाते हैं, पोर्शन ऑफ सेल वॉल, पोर्शन ऑफ सेल वॉल हैविंग बट पोर्स, जिसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्ट होते हैं किसके साथ, कंडक्टिंग सेल्स के साथ। इंटर क्या होंगे ये, कनेक्ट, इंटरकनेक्ट किसके साथ होते हैं, इंटरकनेक्ट कंडक्टिंग सेल्स के साथ। इंटरकनेक्ट द कंडक्टिंग सेल्स को ये क्या करते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि क्या बन सके, टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। लॉन्ग ट्यूब बन जाती है और बेसिकली क्या होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स होती हैं। और सी प्लेट्स पोर्स जो होते हैं कि बेसिकली क्या हैं, ओपन चैनल्स हैं, यानी सी प्लेट पोर्स ये क्या होते हैं, ओपन चैनल, यानी रास्ते होते हैं, ओपन चैनल्स होते हैं, जिसमें से ट्रांसलोकेशन किस चीज़ की होगी, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की ट्रांसलोकेशन होती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या बताया कि सीव ट्यूब्स क्या हैं, बेसिकली ये सीव ट्यूब्स लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ट्रांसलोकेट किसको करती है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, सुक्रोज को थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। और ये किससे बनती है, फ्यूजन ऑफ एंड टू एंड सेल्स, और जिसको सेल्स को नाम क्या देते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स का नाम देते हैं। किस किस्म की सेल है, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। ये भी हमने बताया कि शुरू में न्यूक्लियस होता है, बाद में डीजनरेट कर जाता है। और इसमें सीव एरियाज होते हैं जिनको आप सीव प्लेट का नाम देते हैं। ये पोर्शन होता है सेल वॉल का जिसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, और ये इंटरकनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग सेल्स को ताकि लॉन्ग ट्यूब्स बन सके। तो इसमें साथ साथ ये भी पता हो आपको कि सीव प्लेट्स में जो पोर्स होते हैं ये बेसिकली इसके क्या कहलाते हैं, ओपन चैनल्स कहलाते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसलोकेशन होती है किस चीज़ की, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की। तो ये तो हमने मेन किसके बारे में बताया कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स का। अब उसके बाद इसके जो दूसरे जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के हवाले से इसके जो और दूसरे सेल्स हैं उनको हमने वन बाय वन करके देखना है, यानी कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, इसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, स्क्लेरिड्स किसके कहते हैं, और साथ साथ ये फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं। तो हम उसको अब आगे चलते हैं और उसको अब डायग्रामेटिकली भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि और मज़ीद जो है आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम इसकी डायग्राम सिंपल सी शो कर रहे हैं कि इसकी फ्लोएम की, इस तरह से इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हमने लेकर सीव ट्यूब एलिमेंट, फिर इसी तरह से ये हमने क्या शो किया है, व्हाट इज दिस, सी प्लेट, फिर इसी तरह से ये हमने यहाँ पे न्यूक्लियस भी शो कर रहे हैं। न्यूक्लियस शो करने का मतलब आप समझ गए होंगे ये कौन सी सेल्स हैं, दीज आर कंपेनियन सेल्स। और ये क्या शो किया हमने यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फिर इसी तरह से ये क्या आ जाते हैं, फाइबर्स। तो इस तरह बच्चों ये हमने क्या शो किया यहाँ पे कि
फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के तौर पर कुछ सेल्स यहाँ पे आपको इंडिकेट किए गए हैं, यानी सीव ट्यूब एलिमेंट्स का हवाला दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें आपको कंपेनियन सेल शो किए गए हैं और फिर उसके बाद इसमें आपको ये कौन से शो किए गए हैं, इसमें पैरेन्काइमा, और फिर उसके बाद फाइबर्स शो किए गए। तो अब हमने किसकी तरफ आना है स्टूडेंट्स, अब हमने आना है किसकी तरफ, दैट इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स, इसमें याद रखिएगा कि जितने भी सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, each sieve tube element is associated, each sieve tube element is associated होता है with one, एटलीस्ट वन, और फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और मोर क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स हर सीव ट्यूब के साथ, सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड, लिंक्ड होते हैं। अब आपको यहाँ से भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना है, वन या सिर्फ वन हो सकता है, या फिर टू भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं। तो वन और मोर क्या होते हैं, इसमें कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो सीव ट्यूब सेल्स और साथ साथ क्या है इसमें कंपेनियन सेल्स, ये सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों जो होते हैं, इसके बारे में आपको मालूम हो कि इन कांटेक्ट होते हैं विद ईच अदर, इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा। इसके बारे में हम डिस्कस चुके हैं। सिंगुलर क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मा, प्लूरल इसका क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो लिहाजा ये आपस में इन कांटेक्ट होते हैं। अब कंपेनियन सेल का रोल क्या है यहाँ पे, कंपेनियन कहते क्यों है इसको, तो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स ये प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे, याद रखिएगा, प्रोवाइड नंबर वन एटीपी प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली सीव ट्यूब सेल्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, एटीपी एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कंपेनियन सेल्स का नाम दिया जाता है। तो इस तरह जो भी एक और अहम चीज़ याद रखनी है बच्चों, कि जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ऑब्वियसली ग्लूकोज अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, इनटू सुक्रोज। तो ये जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती है, उसका एक जो हमें एक कंडक्टिंग वे जो मिलता है, रूट जो मिलता है, उसके बारे में आपको पता हो। इस तरह सिस्टमेटिकली हम देखें, अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं आपको पता है कहाँ बनती हैं, ये मेसोफिल सेल्स में बनती हैं। और आपको इसके बारे में भी पता हो, मेसोफिल सेल्स भी कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, यानी एक पेलिसैड मेसोफिल और दूसरे स्पॉन्जी मेसोफिल। यानी ये मेसोफिल सेल्स जो होते हैं या मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, इनसे किस में आएगा, ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स आएगा, दैट इज इन कंपेनियन सेल्स में आएगा। डिपेंड करता है कि हम किस प्लांट की बात करते हैं, हम बिल्कुल उन सिर्फ मेजर टिश्यूज़ की बात करें, मेजर सेल्स की बात करते हैं, तो कंपेनियन सेल्स अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, इनटू सीव ट्यूब सेल्स में आ जाएगा। तो इस तरह ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स। इनको आप बेसिकली किस के थ्रू इनका इंटरलिंक्ड किस वजह से होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए ये आपस में लिंक्ड होते हैं। इसी तरह से हमने बात की थी शुरू में फ्लोएम पैरेन्काइमा की,
फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में आपको मालूम हो कि ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज, और ये भी लिविंग सेल्स हैं इसमें। फिर इसी तरह से आ जाते हैं फ्लोएम फाइबर्स और साथ साथ एंड स्क्लेरिड्स। ये फ्लोएम फाइबर स्क्लेरिड्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड, और इनका काम क्या होता है, सपोर्ट। और इनका ताल्लुक किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये स्क्लेरिड और क्या चीज़ इसमें, फ्लोएम फाइबर्स, ये दोनों किस कैटेगरी में चले जाएंगे, ये स्क्लेरल कायमा टिश्यूज़ में चले जाते हैं। स्क्लेरल कायमा आपको मालूम है किस किस्म के होते हैं, जिसमें थिक सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। आमतौर पर ये शुरू में तो लिविंग होते हैं, बाद में क्या होते हैं, ये डेड हो जाते हैं। तो इस तरह ये फ्लोएम फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, ये थिक वॉल, इनका काम क्या होता है, ये सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने ये यहाँ पे एक इसमें साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता चाहूँ कि इसमें एक और भी सेल्स होते हैं, ख़ास तौर पर एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में ख़ास तौर पे इसमें ख़ास किस्म के लैटेक्स सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, सिक्रेटिंग सेल्स। लैटेक्स के बारे में आपको पता हो ये क्या होता है, कि बेसिकली मिल्की फ्लूइड होता है, जो कि कुछ आप एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स में इसको स्टडी करते हो। ये लैटेक्स सिक्रेटिंग सेल्स, ये भी बेसिकली किसके साथ समटाइम एसोसिएटेड रहते हैं, विद फ्लोएम, ये फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होती है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहरहाल ये हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, ये फ्लोएम टिश्यूज़ जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं, इनकी एनाटॉमी को हमने डिस्कस किया ताकि हमें चीज़ें क्लियर हों। तो अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पैटर्न्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। सबसे पहले देखिए, जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, याद रखिएगा कि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, ये याद रखिएगा अकर्स कहाँ से होती है, फ्रॉम सोर्सेस टू सिंक्स, फ्रॉम सोर्सेस टू सिंक होती है। हमेशा याद रखना, फ्रॉम सोर्सेस टू सिंक। तो सोर्सेस जो है बेसिकली क्या है, ये सोर्सेस के बारे में आपको पता हो, द एरिया ऑफ आर द एरियाज ऑफ सप्लाई। एरिया ऑफ सप्लाई को हम क्या कहेंगे, सोर्सेस का नाम देंगे। और इसी तरह से जो सिंक्स होंगे, ये क्या होगा, याद रखिएगा कि सिंक्स जो है स्टूडेंट्स क्या होंगे, सिंक्स जो होंगे ये वो एरियाज होंगे जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है और स्टोरेज होता है। आर द एरियाज ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्स का नाम देंगे। तो हमेशा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है, फ्रॉम सोर्सेज टुवर्ड्स सिंक होती है, फ्रॉम सोर्सेज टुवर्ड्स सिंक होती है। सबसे पहले हमें किसके बारे में बताना होगा कि एरियाज ऑफ सोर्सेस क्या है। एरियाज ऑफ सोर्सेस, एरियाज ऑफ सोर्सेस में शामिल है, याद रखना कि एनी एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, एनी एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, कोई भी एक्सपोर्टिंग ऑर्गन हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, एग्ज़ाम्पल हम किसकी देंगे, मैच्योर लीफ, ये क्या होगा, एक्सपोर्टिंग ऑर्गन के तौर पर काम करेगा। इसी तरह से दूसरी एग्ज़ाम्पल हम कोड करेंगे
स्टोरेज ऑर्गन। अब स्टोरेज ऑर्गन में तो आपके जहन में आएगा यहाँ पे तो फूड स्टोर होती है, तो ये स्टोरेज ऑर्गन जो है ये एरिया ऑफ सोर्स कैसे हो गया। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये स्टोरेज ऑर्गन किस सूरत में, स्टोर एक्सेस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, स्टोर एक्सेस फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ये उस सूरत में स्टोरेज ऑर्गन सोर्स होगा कि जब इसमें एक्सेस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होगी स्टोर होगी, तो उस वक्त ये क्या होगा, सोर्स का काम करेगा। तो ये हो गया आपके पास क्या आ गया, एरियाज ऑफ सोर्सेज आ गए। फिर उसके बाद एरियाज ऑफ सिंक्स के बारे में बताना है। एरियाज ऑफ सिंक्स, सिंक्स के बारे में हमने क्या बताया था कि वो एरिया जहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है या फिर क्या होती है, स्टोरेज होती है। तो एरियाज ऑफ सिंक्स के बारे में बताएंगे कि वो एरियाज जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है या फिर क्या होती है, स्टोरेज होती है। एरियाज जहाँ पे एक्टिव क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, और फिर इसके अलावा हमने क्या बताया, या फिर क्या होगा, दैट इज व्हाट, स्टोरेज होगी। इसमें एग्जांपल आपने कोट करनी है, रेफरेंसेस देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एरियाज ऑफ सिंक्स में आ जाएगा, हम किसकी एग्जांपल दे रहे हैं, रूट्स की एग्जांपल देंगे। इसमें आप ट्यूबर्स की एग्जांपल देंगे। रूट ट्यूबर भी हो सकता है, स्टेम ट्यूबर भी हो सकता है। पोटैटो ट्यूबर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये ट्यूबर्स हो गया। इसी तरह से ये जो डेवलपिंग फ्रूट्स, एक तो मेच्योर फ्रूट होता है, एक डेवलपिंग फ्रूट होता है। डेवलपिंग फ्रूट जो बन रहा है ये भी क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सिंक कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमने बताया था कि सोर्सेज में हमने रेफरेंस दिया था, किस चीज़ का रेफरेंस दिया था, मेच्योर लीफ का रेफरेंस दिया था। यहाँ पे आप क्या कहोगे कि यहाँ पे अब मेच्योर लीफ नहीं आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, इमेच्योर लीव्स। इमेच्योर लीव्स ये भी क्या होंगे, इसके सिंक्स एरिया कहलाएंगे। और इसी तरह से जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं ऑफ स्टेम एंड रूट्स, शूट एपेक्स और रूट टिप जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं, जहाँ से प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ऑब्वियसली ग्रोइंग पार्ट्स आ जाते हैं, ग्रोइंग टिप्स आ जाते हैं। ये सारे वो एरियाज हैं जिनको आप क्या नाम देते हो, सिंक्स का नाम देते हो। तो इस तरह आप और भी इसमें एग्जांपल कोड कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट के लिए भी और साथ साथ नॉलेज के लिए भी। जैसे एग्जांपल हम देते हैं इसमें, एग्जांपल हम देंगे किसमें, इन बाइनियल्स में। बाइनियल्स क्या होते हैं, बाइनियल्स बेसिकली बच्चों ये वो पौधे होते हैं कि जो 2 सीज़न तक ज़िंदा रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये बाइनियल्स कहलाते हैं। जैसे इसमें आप बाइनियल्स में एग्जांपल किसकी दे रहे हैं, ये आप बीट की एग्जांपल दोगे। बीट में भी इसका हमें किसका रेफरेंस देना है, इसकी रूट्स का हवाला देना है। किसकी, बीट की रूट का हवाला देना है। इसमें क्या होता है कि ये जो रूट्स होती हैं इसकी, ये क्या होती है, ये सिंक होती है फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में। ये क्या होता है, ये सिंक होती है इन फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। ये फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में क्या है, ये सिंक है, याद रखिएगा। लेकिन बिकम्स, ये क्या हो जाएगी, ये बिकम्स सोर्स, बिकम्स सोर्स, ये सोर्स बन जाएगी किसमें, इन नेक्स्ट, इन नेक्स्ट, इन नेक्स्ट किसमें, ग्रोइंग सीजन में। वजह क्या होती है कि जब ज़रूरत होती है, व्हेन शुगर्स, जहाँ शुगर्स होती हैं क्या होती हैं इसमें, आर यूज्ड इन
ग्रोथ एंड ग्रोथ किसकी होती है, ये ख़ास तौर पे आप बता सकते हो ऑफ न्यू शूट्स वगैरह। तो आप देख सकते हैं और करें इसमें बाइनियल प्लांट्स हमने बताया कि कौन से होते हैं जो कि 2 सीज़न तक ज़िंदा रहते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये बाइनियल्स का नाम देते हैं। इसमें बीट की एग्जांपल देते हैं, इसकी रूट्स जो होती हैं सिंक होती हैं इन फर्स्ट ग्रोइंग सीजन, लेकिन क्या हो जाती है सोर्स हो जाती है इन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन, जब शुगर्स जो होती है यूज़ होती है इन द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स, नए जो ब्रांचेज नए इसके जो बनती हैं ये शूट वगैरह, उसमें फिर ये यूटिलाइज होती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपको किसके हवाले से, ये सोर्स एंड सिंक के हवाले से। इसी तरह से अब आपको क्या बताना है बच्चों कि ये जो मटेरियल होता है फ्लोएम के अंदर, ज़ाहिर है हम बता रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की बात कर रहे हैं, यही मटेरियल है, इसकी आपको बताना है इसकी कंपोजिशन जो क्या होती है, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसलोकेट होता है फ्लोएम के थ्रू। तो अब हम क्या बता रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, कंपोजिशन ऑफ materials in phloem, composition of materials in phloem। इसको जो स्टडी किया गया बच्चों याद रखना कि जो मटेरियल्स जो भी इसमें है फ्लोएम में, इसको स्टडी किया गया है, एक ख़ास किस्म के इंसेक्ट्स हैं, इनको यूज़ किया गया है जिनको आप कहते हो एफिड्स का नाम देते हो, इनको यूज़ किया गया है कि क्या फाइंड आउट करने के लिए कि कंपोजिशन मटेरियल जो होता है फ्लोएम के अंदर उसकी क्या कंपोजिशन है। अब इसको एफिड्स को एक और भी नाम दिया जाता है, इनको हम कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लोएम, ये फ्लोएम फीडर्स भी कहलाते हैं, इनको फ्लोएम फीडर्स कहते हैं। इनमें ख़ास किस्म के मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टाइलेट, ये स्टाइलेट्स कहलाते हैं। ये स्टाइलेट्स बिल्कुल ये बारीक इस तरह से स्ट्रॉ की तरह होते हैं और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इंसर्ट करते हैं, ये क्या करते हैं इंसर्ट किस में, इनटू द स्टेम में या फिर किस में, लीफ में, ये इंसर्ट करते हैं ये अपने माउथ पार्ट को, और फिर साथ क्या करेंगे एंड पंक्चर। आप गैस कर सकते हैं किस चीज़ को पंक्चर करेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये सीव ट्यूब्स को क्या करेंगे, पंक्चर करेंगे। सीव ट्यूब पंक्चर होगी तो आपको ये आगे चलकर बताना होगा कि इसमें ख़ास एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जिसके ज़रिए सैप जो होता है ये फ़्लो कर रहा होता है। तो लिहाजा उस प्रेशर की वजह से जो कि किस में प्रेजेंट है, इसमें जो हम प्रेशर सिर्फ यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, आगे चलकर बताएंगे कि ये प्रेशर क्या होता है। इस प्रेशर की वजह से प्रेशर इज़ प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है इन सीव ट्यूब, किस में, इस सीव ट्यूब में, और फिर ये सीव ट्यूब में प्रेशर की वजह से जो भी सैप है ये कहाँ चला जाएगा, ये सैप जो होगा ये सैप एंटर हो जाएगा इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट से मुराद क्या है, वही एफिड्स के, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल हो जाएगा और फिर ये ड्रॉपलेट्स की सूरत में, जिसको आप क्या नाम दोगे, ड्रॉपलेट्स क्या कहलाएंगे, ड्रॉपलेट्स की सूरत में इन ड्रॉपलेट्स को आप हनी ड्यू का नाम भी देते हो। ये उसके अदर एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये ड्रॉपलेट्स की सूरत में, हनी ड्यू की सूरत में ये बाहर निकलेंगे। फिर हम इस हनी ड्यू का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस हनी ड्यू में आपको मालूम हो 10 to 25% आपको क्या मिलेगा, ड्राई मैटर, 10 to 25% ड्राई मैटर। इस 10 to 25 ड्राई मैटर को अगर हम मज़ीद एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको 90% और मोर क्या मिलेगा ऑफ द ड्राई मैटर, आपको क्या चीज़ मिलेगी,
आपको पता होना चाहिए। ये क्या मिलेगा आपको, दैट इज़ व्हाट, सुक्रोज। इसीलिए तो कहते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मेनली किस फॉर्म में होती है, सुक्रोज की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, तो इस तरह ये पॉइंट क्लियर हो। और दूसरी अहम चीज़ इसमें क्या होती है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स होते हैं। ये अबाउट कितने होते हैं, दे आर अबाउट 1%, ये अबाउट 1%। तो इस तरह से कंपोजिशन के बारे में आपको क्लियर हो कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन दी फ्लोएम। तो इस तरह ये हमें क्लियर होना चाहिए। डायग्राम में तो सिंपली आप इतना पता हो कि जैसे मिसाल के तौर पर ये आप लीफ शो करते तो लीफ की क्या होती है, मिडरिप होती है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसी तरह से कोई सॉफ्ट स्टेम है, ये स्टेम में आपको बताया था कि लोकेशन क्या होती है, फ्लोएम की आउटसाइड होती है। तो लिहाजा जो स्टाइलेट होता है माउथ पार्ट, ये मिसाल इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट की क्या हम शो करते हैं यहाँ से, इसकी ये स्टाइलेट शो करते हैं। स्टाइलेट ये मारता है यहाँ पे, पंक्चर किसको करेगा, ये फ्लोएम ट्यूब को इस तरह से करेगा और फिर ये इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ये किधर जाएगा, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक हनी ड्यू की सूरत में ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। उन ड्रॉपलेट्स हनी ड्यू को हम एनालिसिस करेंगे तो फिर हमारे पास ये कंपोजिशन आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या बताया कि पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, सोर्स किसे कहते हैं, सिंक किसे कहते हैं, कंपोजिशन क्या होती है मटेरियल इन द फ्लोएम। और अब हमने किस तरफ आना है, अब हमने स्टूडेंट्स देखना है कि इसका जो मैकेनिज्म है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का वो क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी स्टूडेंट्स। हम आते हैं किस तरफ, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। द mechanism of phloem transport, मैकेनिज्म हम देखते हैं। अब देखिए कि इसके लिए जो मैकेनिज्म है इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन देयर ओन आइडियाज़। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इसमें दो हाइपोथेसिस है मूवमेंट ऑफ सैप in phloem। There were two hypotheses, two types of hypothesis about the movement of sap in phloem। दो किस्म के हमें क्या मिलते हैं, हाइपोथेसिस मिलते हैं। इसमें पहला जो इसमें रेफरेंस हम देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला रेफरेंस देखिए, इसको हम जो ओपिनियन मिल रहे हैं दो तरह के हैं। एक को हम नाम देते हैं द एक्टिव थ्योरीज, और दूसरा रेफरेंस हमारे पास किस चीज़ का आ जाता है, द पैसिव थ्योरीज का रेफरेंस हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहले हम किसका बताएंगे, एक्टिव थ्योरीज के बारे में। एक्टिव थ्योरीज के बारे में हमारा ओपिनियन ये होता है, मालूम होना चाहिए नाम एक्टिव से क्या चीज़ आपके जहन में आता है, एनर्जी की बात आ जाती है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, ये जो एक्टिव थ्योरीज हैं ये इन्वॉल्व व्हाट, एनर्जी। इसके लिए क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, एनर्जी इन्वॉल्व होगी। किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ सैप थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम में जो सैप मूव करेगा उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और फिर चूँकि इसके लिए कोई एविडेंस नहीं था, नो एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, नो एविडेंस, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि द एक्टिव थ्योरीज वर रिजेक्टेड। तो लिहाजा एक्टिव थ्योरीज को क्या कर दिया गया था, ये रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसको हमने फर्दर डिस्कस नहीं करना। अब रही बात पैसिव थ्योरीज की आ जाएगी। पैसिव थ्योरीज होगी, आपको मालूम है कि इसको नाम हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसिव का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि डू नॉट यूज़ एनर्जी, डू नॉट यूज़ एनर्जी।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैसिव थ्योरीज का नाम देते हैं। अब पैसिव थ्योरीज में नंबर 1 हम बता दें किसका, डिफ्यूजन का, और दूसरा हमारे पास जो रेफरेंस हमें मिलता है वो क्या है, प्रेशर फ्लो थ्योरी, प्रेशर फ्लो थ्योरी आ जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, डिफ्यूजन की बात करेंगे। डिफ्यूजन के बारे में स्टूडेंट्स आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है, बेसिकली इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन जो है इंतहाई स्लो प्रोसेस है, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम कहते हैं ना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ले लें किसके लिए, ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल, अगर ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के ज़रिए, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा क्या होगा, दैट इज़ 1 मीटर। आगे मैं जगह छोड़ रहा हूँ, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने टाइम में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, इट विल टेक 8 years to cover 1 meter distance if the mechanism is diffusion or the translocation of organic solids through the phloem। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो या क्या करेंगे, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हम जो जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि वेलोसिटी कितनी होती है, एवरेज वेलोसिटी जो हमें मिलती है जनरली, हाउएवर हम क्या बताएंगे इसमें, एवरेज जो हमें वेलोसिटी मिलती है, किस चीज़ की वेलोसिटी मिलती है स्टूडेंट्स, आपको पता हो कि जो एवरेज वेलोसिटी हमें मिलती है किस चीज़ की, शुगर मूवमेंट्स इन फ्लोएम। शुगर से मुराद क्या है, सक्रूज मूवमेंट इन फ्लोएम। ये क्या है, इसकी स्पीड कितनी होती है, दैट इज़ 1 मीटर पर आवर, 1 मीटर पर आवर, ये होती है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो लिहाजा अब आप क्या कहोगे कि ये डिफ्यूजन वाली थ्योरी भी क्या है, इट इज़ आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। तो क्या हमारे पास रह जाती है, दैट इज़ व्हाट, प्रेशर फ्लो थ्योरी हमारे पास रह जाती है। तो अब हमें किसे डिस्कस करना होगा, प्रेशर फ्लो थ्योरी को। प्रेशर फ्लो थ्योरी, प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब इसमें देखिए कि इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स थ्रू फ्लोएम। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी हम कह सकते हैं। इसको प्रपोज किसने किया था, proposed by Ernst Manchnavi, साइंटिस्ट ने 1930 में, एज याद रखिएगा हाइपोथेसिस की सूरत में इसने इसको बताया था, प्रपोज किया था। तो इसको अर्न्स्ट मंचनावी साइंटिस्ट 1930 में इसको हाइपोथेसिस की सूरत में स्टूडेंट्स इसने पेश किया था। फिर ये जो हाइपोथेसिस है इसको फिर बाद में थ्योरी का नाम दे दिया गया। अब ये क्या है, ये जो मंच थ्योरी भी कहलाती है, इसको मंच थ्योरी भी कहते हैं, इसको प्रेशर फ्लो थ्योरी का नाम भी देते हैं। इसको हम किस तरह से बताएंगे कि प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्चुअल में है क्या। इट states that क्या बताती है कि the flow of solution in the sieve elements, the flow of solution किसके थ्रू होता है, इन द sieve tube element और sieve elements is driven
ड्रिवन बाय इट इज़। स्टूडेंट्स देख सकते हैं अब क्या बता रहे हैं, प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या स्टेट करती है कि फ्लो जो होता है सॉल्यूशंस का इन सीव एलिमेंट्स इज ड्रिवन बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड ऑस्मोटिकली generated pressure gradient between source and sink। तो क्या है देख सकते हैं गौर से कि हमने क्या बताया कि स्टेट दैट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन in the sieve elements is driven by osmotically generated pressure gradient between source and sink। तो लिहाजा इस हाइपोथेसिस को बाद में क्या नाम दिया गया, इसको फिर थ्योरी का नाम दिया गया। तो अब हमने इसकी पूरी डिटेल देखनी है कि किस तरह से ये जो सोर्स और सिंक के दरमियान ऑस्मोटिकली जनरेटेड जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है इसके ज़रिए ट्रांसलोकेशन होती है किसी चीज़ की ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने डायग्रामेटिकली भी इसको हम शो करेंगे और सिस्टमेटिकली उसके जो डिफरेंट हमें पॉइंट्स मिलेंगे उनको हमने सिस्टमेटिकली लेना होगा और उसी से फिर आपका एक तो जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और साथ साथ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो भी आपने नोट करने होंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से आपने इसको लेकर आगे चलना है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या करेंगे, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हमने ताकि हम उसी के मुताबिक फिर लेकर चलें चीज़ों को। हमने पहले बताया कि जो इसमें ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स सिंक होता है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी प्लांट बॉडी शो करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये प्लांट बॉडी शो कर नीचे इसकी क्या है, रूट्स है, ये प्लांट बॉडी है, ठीक है जी। ये इसकी ये हम क्या शो कर रहे हैं, ये इसकी ब्रांचेस हैं, इस तरह से ये ब्रांचेस हैं और इस ब्रांच में यहाँ पे हमने ये क्या शो किया है, लीफ शो किया है और यहाँ पे हम इसका ये शो कर रहे हैं, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये इसका फ्रूट शो किया, ये लीफ है और ये इसका क्या है, इसमें फ्रूट है। तो ये मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये क्या है, इसका सोर्स और ये इसका क्या है, सिंक है। तो सोर्स से सिंक तक किस तरीके से ट्रांसलोकेशन होती है, तो उसके लिए फिर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डायग्राम को सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं कि जिस तरह आपको पहले बताया गया था कि प्लांट बॉडी सिंपल सी शो की है और ये मेच्योर लीफ है जिसको हम सोर्स का नाम देते हैं और ये इमेच्योर फ्रूट है जिसको आप सिंक का नाम देते हैं। ये तो हमने जनरली बताया कि सोर्स और सिंक क्या होता है, बाकी डायग्रामेटिकली चीज़ें आपको पहले भी बताई गई थी, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट हो रही है। फ्लोएम, ये सीप ट्यूब आ जाती है, ये बाकायदा फ्लोएम वेसल्स आ जाती है। इसी तरह साथ ही इसमें कंपेनियन सेल शो किए और साथ ही यहाँ पे सोर्स शो किया है, सोर्स से मुराद जैसे ये लीफ है। इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या शो किया, सिंक, यानी ये क्या है, फ्रूट है फॉर एग्जांपल। तो ये सोर्स और ये सिंक और फिर उसके साथ मिनिमम सेल्स शो किए, हालांकि इसमें और भी सेल्स होते हैं, डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्लांट पे। इसमें बंडल शीथ सेल भी होते हैं, इसमें पैरेंकाइमा सेल भी होते हैं, लेकिन हमने लिमिटेड सेल्स यहाँ पर शो किए समझने के लिए। तो आप देखिए इसमें हमने बताया था कि प्रेशर फ्लो क्या है, ये हाइपोथेसिस जिसको हमने थ्योरी का नाम दिया था कि जिसमें हमने बताया कि सोल्यूशन जो है सीप ट्यूब एलिमेंट्स में ये ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर के ज़रिए मूव करता है बिटवीन सोर्स एंड सिंक, तो इसको फिर थ्योरी का नाम दिया गया। अब इसको सिस्टमेटिकली देखिए, इसमें हमने सबसे पहली चीज़ आपको क्या बतानी है कि ग्लूकोज जो है, जो कि फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, ग्लूकोज जो है ये कहाँ पे फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स। ये ग्लूकोज कहाँ पे बनता है, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स में बनता है,
ये फिर यूज़ होगा इज़ यूज्ड, ये दो पर्पस के लिए यूज़ होता है। पहला तो आपको मालूम है ये किस पे यूज़ होगा, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होगा। और सेकेंडली क्या होगा कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुक्रोज जो क्या है बेसिकली, आपको इसके बारे में पता हो कि सुक्रोज क्या होती है बच्चों, कि ये बेसिकली क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अब इसके बाद देखें कि ये सुक्रोज जो है इसने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना है डिफरेंट सेल से होते हुए, इसने कहाँ पे पहुँच जाना है, सीप ट्यूब एलिमेंट्स की तरफ पहुँच जाना है। तो हम यही कहेंगे कि जो ये सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज यहाँ पे जो हमने शो किया था कि एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, ये एक्टिवली क्या होगी, ट्रांसपोर्टेड थ्रू, कुछ सेल्स हमने डायग्राम में शो नहीं किए, सिर्फ बता रहे हैं आपको, थ्रू बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल से जाएंगे, फिर इसी तरह से ये बंडल शीथ सेल से होते हुए टू कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स में ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ लीफ, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ लीफ से मुराद है वेन में, ये सारा आपको मालूम हो कि ये सीप ट्यूब एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू बंडल शीथ सेल्स टू कंपेनियन सेल्स टू स्मॉलेस्ट वेन्स ऑफ दी लीफ में ये पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है आप कह सकते हो कितनी 2 to 3 सेल्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। मैंने पहले बताया आपको डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सेल। अगर हम गिने, अब हम कैलकुलेट करें जो हमने स्टडी की है उसमें आप पूरे सेल्स की अगर आप बात करें तो इस तरह से बता सकते हो कि जैसे लीफ का बीजोफिल सेल है तो बीजोफिल सेल से निकलेगा किस में जाएगा, फिर ये बंडल शीथ सेल में जाएगा, बंडल शीथ सेल से किस में जाएगा, इनटू द पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा सेल से होता हुआ फिर ये आगे जाएगा एंड सो ऑन। ये इसको तकरीबन बीच में कितने सेल से गुजरना पड़ता है, 2 to 3 सेल्स हम इसको रेफरेंस के तौर पर बता रहे हैं कि इससे गुजरना पड़ेगा। अब कंपेनियन सेल से अपने बताना होगा कि फ्रॉम कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल से क्या होगा कि ये जो सुक्रोज है ये डिफ्यूज़ होगा, सुक्रोज डिफ्यूज़ होगा, ये डिफ्यूज़ होगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए किस में, टू सीप ट्यूब में दाखिल होगा। तो सीप ट्यूब ये एलिमेंट भी कह सकते हैं इसको, सीप ट्यूब आप सेल्स का नाम भी दे सकते हैं। तो लिहाजा सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, ये बना कहाँ था आपको मालूम है, फोटोसिंथेटिक सेल में, वहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू बंडल शीथ सेल, फिर किस में आएगा, कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल्स में वेन्स की तरफ आएगा, यानी टुवर्ड द सीप ट्यूब एलिमेंट। कंपेनियन सेल से ये डिफ्यूज़ होगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू किस में, इनटू द सीप ट्यूब सेल्स। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि ये सोर्स है, सोर्स से हमने बंडल शीथ सेल नहीं शो किया, डायरेक्ट क्या शो किया, कंपेनियन सेल, और बीच में क्या शो किया है, पाथवे शो किया। ये किसको इंडिकेट करता है, प्लाज्मोडेस्माटा को शो करता है इनटू द, ये किस में आ चुका है, इनटू द सीप ट्यूब सेल्स में आ चुका है। ये फ्लोएम के क्या कहलाते हैं, सीप ट्यूब सेल्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक ये सेल क्या पहुँचा है, यहाँ पे सुक्रोज पहुँच चुका है। यहाँ पे पहुँचने के बाद स्टूडेंट्स आपने देखना है कि कंसनट्रेशन जो होगी ना सुक्रोज की, ये क्या होगी, द सीप ट्यूब सेल राइजेस, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन सीप ट्यूब
सेल्स ये क्या होगा, राइजेस, ये बढ़ जाएगी। ये जो सुक्रोज यहाँ से आ रही है, देख सकते हैं आप, हमने इसको डॉटेड से शो किया हुआ है यहाँ पे। ये किधर आएगी, कंपेनियन सेल से फिर ये इनटू द सीव ट्यूब सेल। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो पाथवे जो होगा सुक्रोज का, यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं हम पाथवे, आप ये भी देख सकते हैं। ये जो सुक्रोज के लिए पाथवे है, इसके लिए जो पाथवे है वो आपको पता हो, ये कौन सा है यहाँ पे, सिम्प्लास्ट है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। लेकिन सम टाइम याद रखिएगा एपोप्लास्ट मूवमेंट भी हो सकती है, समटाइम्स एपोप्लास्ट मूवमेंट भी हो सकती है, याद रखिएगा। लेकिन मोस्टली क्या होगा यहाँ पे, पाथवे कौन सा होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे होगा। तो सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएगी किस में, इनटू द सीव ट्यूब सेल्स। सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन सीव ट्यूब सेल्स, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। तो लिहाजा ये जब यहाँ पे आ जाएगी किस में, सीव ट्यूब सेल्स में सुक्रोज आ जाएगी, तो यहाँ पे जनरेट होगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, किस में, सीव ट्यूब सेल्स में, सीव ट्यूब एलिमेंट कह लें, सीव ट्यूब सेल्स में क्या होगा, जनरेट होगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टीप ड्रॉप होगा इन वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं इस नियर बाई यहाँ पे क्या है, जाइलम वेसल्स है, यहाँ से वाटर निकलेगा और ये ऑस्मोसिस के जरिए कहाँ पे दाखिल होगा। ये मैकेनिज्म कौन सा, याद रखिएगा, ये वाटर यहाँ से जो जा रहा है दैट इज़ बाय ऑस्मोसिस के ज़रिए नियर बाई जाइलम सेल से किस में आ जाएगा, इनटू द फ्लोएम आ जाएगा। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में आपने यही चीज़ बतानी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये चीज़ बतानी है कि ये जब यहाँ पे सुक्रोज आ चुका है तो इट विल generate high osmotic pressure in sieve tube एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, कॉजिंग आ स्टीप ड्रॉप इन वाटर पोटेंशियल। साई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाटर पोटेंशियल। लिहाजा इसके रिजल्ट के तौर पर वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस के जरिए, कहाँ से, फ्रॉम नियर बाय जाइलम। नियर बाय जो जाइलम होंगे किस में, इन लीफ वेन, लीफ की वेन में जो जाइलम होंगे वहाँ से वाटर मूव करेगा ऑस्मोसिस के जरिए, किस में आ जाएगा, इनटू दी फ्लोएम, यहाँ पे आ जाएगा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में आ जाएगा। इसकी वजह से क्या बनेगा, ख़ास किस्म का प्रेशर बिल्टअप होगा जिसको आप क्या कहोगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर बिल्टअप होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा। ये मूव करेगा किस, ये बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा कि इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ का मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ होने किस में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ये क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है फिर क्या करेगा, ये मूव करेगा सुक्रोज को
और दूसरे सब्सटेंसेस जो उसमें होंगे फ्लोएम ट्यूब्स में, इनको कहाँ लेके जाएगा, ये मूव करेगा टुवर्ड द किस तरफ लेके जा रहा है आप देख सकते हैं, ये आगे मूव कर रहा है, ये सीव ट्यूब एलिमेंट से, ये सीव ट्यूब सेल से होता हुआ ये किस तरफ जाता है, टुवर्ड द सिंक, ये सिंक की तरफ मूव करेगा। तो लिहाजा यही चीज़ हमें बतानी है कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्टअप हुआ है, जो हाई है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फिर क्या कर रहा है, ये आप देख सकते हैं मूव करता है द सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंसेस भी तो होते हैं ना, जिसमें हमने बताया था 1% तक क्या होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड भी होते हैं इसमें, इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स टू सिंक, किस तरफ ले जाएगा, सिंक। जैसे मिसाल हमने क्या दी थी यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल क्या आपके पास फ्रूट है। तो लिहाजा आप ये देख सकते हैं कि इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो यहाँ पे बिल्टअप हुआ उसके ज़रिए ये मूव करेगा इस सीव ट्यूब से एलिमेंट से होता हुआ, ये किधर जाएगा, टुवर्ड द सिंक, और ये सिंक में दाखिल हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि ये जो स्टोरेज सिंक है, जैसे मुख्तलिफ एग्जांपल दी जाती है स्टूडेंट, इसमें स्टोरेज सिंक की, इसमें आप शुगर बीट रूट की एग्जांपल भी देते हो, इसमें शुगर कैन की एग्जांपल भी देते हो। तो उसमें क्या होगा, इन केसेस में क्या होगा कि ये एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू भी जा सकता है, किस तरफ, टुवर्ड द सिंक। ये डिपेंड करता है कि सिंक आपके पास क्या है, डिपेंड उसी के हिसाब से आपने बताना होगा। लेकिन सिम्प्लास्ट पाथवे में सोर्स जो होगा, सुक्रोज जो होगा, दैट इज़ मूव, सुक्रोज जो मूव करेगा किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मोडिस्माटा के जरिए जाएगा, और किस तरफ, टुवर्ड द रिसीवर सेल्स यानी सिंक की तरफ जाएगा। इसमें सिम्प्लास्ट पाथवे, ये आप देख सकते हैं क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम एग्जांपल के तौर पर, जैसे अभी आपको बताया, किसकी एग्जांपल दी है आपको, इसमें ख़ास तौर पर जो एग्जांपल हम दे रहे हैं किसकी, ये शुगर कैन की एग्जांपल दे रहे हैं इसमें हम, और शुगर बीट रूट की एग्जांपल दे रहे हैं, उनमें थोड़ा सा जो है ये हम रेफरेंस देंगे किसका, एपोप्लास्ट का, इससे पहले कि वो इंटर हो किसमें, सिम्प्लास्ट में। पहले वो एपोप्लास्ट, फिर उसके बाद सिम्प्लास्ट, उसके बाद वो सिंक की तरफ जाएगा। लेकिन इन जनरल हम क्या बता रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे रिसीवर सेल्स का रेफरेंस दिया है, सिम्प्लास्ट पाथवे में सुक्रोज मूव करेगी, प्लाज्मोडिस्माटा के थ्रू ही जाएगी। तो इस तरह ये क्लियर हो। अब जब यहाँ से सुक्रोज निकल जाएगी इसमें से, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल दोबारा से जनरेट हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर वाटर आप देख सकते हैं मूव कर रहा है इस सीव ट्यूब एलिमेंट से निकल कर वापस किस में जाएगा, इनटू द जाइलम। जाइलम में तो आपको मालूम है ये फिर आगे दोबारा ऊपर की तरफ फ्लो कर जाता है। तो लिहाजा इस तरह से ये जो ट्रांसलोकेशन हो रही है, आप देख सकते हैं कि फ्लोएम में किसके थ्रू होती है, किसके ज़रिए होती है, ये बाकायदा ये जो जनरेट हो रहा है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से इसमें वाटर एंटर होना, उसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बिल्टअप होना, और अलॉन्ग द क्या होता है, अलॉन्ग द डायरेक्शन यानी ग्रेडियंट होता है, यानी हायर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तरफ क्या होती है, इसकी मूवमेंट होती है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। पहले क्या नाम था इसका, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, और बाद में इसका क्या नाम रखा गया, ये प्रेशर फ्लो थ्योरी का नाम इसी वजह से रखा गया। तो बाकायदा बच्चों ये इसका पूरा मैकेनिज़्म है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना है कि सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, कहाँ पे ये कहाँ से फूड आती है और कहाँ पे ये जाकर यूटिलाइज होती है या फिर स्टोर होती है। तो यहाँ तक था ये फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग का रेफरेंस आप देंगे, उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करना होगा, तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देख लीजिएगा, जो की पॉइंट्स आपके सामने हैं आपने इनको ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से रीड आउट करना है, बुक से भी इसके की पॉइंट्स को नोट करना है, कहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को कीनली ऑब्ज़र्व करें, देखिए उसमें कहाँ पर आपको सोर्स की एग्जांपल दी गई है, सिंक की एग्जांपल दी गई है, और बाज़ जगह ऐसी भी बताई गई हैं जहाँ पे आपको बताया गया कि फर्स्ट सीज़न में क्या होता है, ये सिंक होता है, और सेकंड सीज़न में क्या बन जाता है,
सोर्स बन जाता है। उसकी भी एग्जांपल आपने कीली ऑब्जर्व करनी है। फिर इसी तरह से देखना है कि जो प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस तरह से बिल्टअप हो रहा है, उसका क्या तरीकाकार होता है, क्या रीज़न होती है, पाथवे कहाँ पर कौन सा पाथवे यूज़ हुआ है वो भी आपको क्लियर हो। डिफरेंट सेल्स के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। पाथवे क्या होता है कि कहाँ से ये सोर्स है आता है। लीफ की एग्जांपल दी गई है, डिफरेंट सेल्स उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, किस तरीके से इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होते हैं। डोंट बी कंफ्यूज कि आपको डायग्राम में अगर उसमें सेल्स हम लेस नंबर ऑफ़ सेल्स शो कर रहे हैं तो डजंट मीन दैट उसमें लेस नंबर ऑफ़ सेल्स ही होंगे। सेल्स की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस प्लांट की बात कर रहे हो। क्योंकि हमें याद हो कि हमने बताया था फ्लोएम के टिश्यूज़ को जब हमने स्टडी किया था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आपको ये चीज़ बताई गई थी कि कुछ उसके सेल्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में नहीं भी होते और कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स में होते भी हैं। जैसे हमने कुछ बताया था, रेफरेंस कंपेनियन सेल का हवाला दिया जाता है, कुछ प्लांट्स में होते हैं और कुछ प्लांट्स में ये नहीं भी होते। इसी तरह से ये जो फ्लोएम इसमें फाइबर्स का रेफरेंस दिया गया था, वो इस तरह स्क्लेरिड्स की एग्जांपल दी गई थी, वो लैक्टिक सेल्स की एग्जांपल दी गई थी। वो तो वो डिपेंड करता है कि किन प्लांट्स में है, किन प्लांट्स में नहीं है। तो लिहाजा सारे के सारे हम एक साथ शो नहीं करते हैं, सिर्फ बताते हैं कि ट्रांसलोकेशन का मेजर पाथवे इसमें कौन सा है, उसको ही हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। बेहतर अब इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।